नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज एक सबसे पहले श्रद्धांजलि जनरल विपिन रावत जी को, सीडीएस, इंडिया के पहले सीडीएस। और जिस तरह से कल उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, सोचने वाली बात है कि हमारा जो सबसे विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है, जिसके बारे में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसमें एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। आज भी मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि एक बड़ा कारण ज़्यादातर इस तरह के हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में रहता है जब वीआईपी एट टाइम्स वेदर ख़राब होता है या उड़ना नहीं होता है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि नहीं उड़ो उड़ो। ये भी एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये करीब करीब फूल प्रूफ है। तो अब तो ये जांच से ही पता लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान के इस समय जहाँ पे सामरिक दृष्टि से बहुत सी चीज़ें हो रही थी, जनरल विपिन रावत का जाना एक थोड़ा ऐसा है जिस क्षति को पूरा करने में समय लगेगा। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। पहला, क्या टेनी जी का जवाब चुनाव में देगा किसान? दूसरा, क्या न्याय केवल सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा? और तीसरा, क्यों आए थे पुतिन भारत? आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार पुनः आग्रह, आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, दोस्त मित्रों से कहिए सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप लीजिए, और वन टाइम सपोर्ट, अगर मान लीजिए आप हर मंथ कमिट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट भी, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लें कि क्या टेनी का जवाब चुनाव में देगा किसान। देखिए, आज एक बड़ी खबर यह है कि 1 साल से ज़्यादा के समय के बाद किसानों को सरकार की तरफ से एक लिखित पत्र मिल गया। संजय अग्रवाल जी ने उसको दस्तखत किया है सरकार की तरफ से, और उसमें उसको उस पत्र मिलने के बाद इनकी जो 5 मांग थी, इनकी 6 मांग थी, उसमें से 5 मांग पे सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। एमएसपी की बात पे भी कमेटी बनने की बात है, एसकेएम के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें रहेंगे, सारी चीज़ों पे बात स्पष्ट की है। तो किसान नेताओं ने भी आज निर्णय ले लिया है कि अब वो अपना वहाँ से वापस घर जाएंगे। ये 2 चीज़ें हैं, इसको 2 तरह से एक तो देख लीजिए। किसानों ने हालांकि उसमें एक कहा है कि कैसे 11 को शुरू करेंगे, कैसे कैसे वापस जाएंगे, कैसे अमृतसर पहुँचेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो सब मैटर ऑफ डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है कि वो फॉर्मूला इस देश में किसानों को मिल गया है कि अब क्या काम करना है। क्योंकि पहले होता था ना, आंदोलन हो रहा है, कहाँ से आएंगे, कौन आएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब वो बिल्कुल सेट है। किसान को एक तो अपनी ताकत का पता लग गया है। किसान को ये पता लग गया है कि अगर सामूहिक ईमानदारी से सत्याग्रह, गांधी के बताए रास्ते पे आप बिल्कुल निष्ठा के साथ अगर बैठ जाते हैं, तो आपकी जो भी जायज़ मांग है, वो जितनी भी सरकार हो, जो भी जितनी भी टफ सरकार हो, टफ मंत्री हो, किसी की बात नहीं सुनने वाला हो, बात सुननी पड़ेगी, लोकमत की बात सुननी पड़ेगी। अब वो बात दूसरी है। एक जल्दी से इसमें बात ये कर लें कि इसमें किसने क्या खोया, क्या पाया। तो मतलब मेरे हिसाब से तो केवल मोदी जी और मोदी सरकार ने केवल खोया है, क्या पाया है मुझे अभी भी नहीं मालूम। क्योंकि कहीं से भी वो इस सब करने के बाद एक उनका जो परसेप्शन होता है कि वो बड़े लोकप्रिय हो गए किसानों में, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि जो किसान वहाँ इतने दिन से बैठे हुए थे बॉर्डर्स पे, वो उनके बीच लोकप्रिय हो जाए। मुझे नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों ने जिस तरह से कुछ निर्णय मोदी जी ने ले लिए हैं, जिसका कोई वो ये मानते हैं कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, देश में उससे अच्छा हुआ बुरा हुआ, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे कोई निर्णय हो, चाहे थाली बजवाना हो, चाहे ताली बजवाना हो, इस तरह के निर्णय आप लेते रहे। आपको लगता है कि मैंने जो ले लिया, लेकिन इस बार आपको आपकी उस ओवरऑल साख में कहीं वो लगी है। आपके जो महाप्रशंसक हैं, जो अभी भी मानते हैं मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएगा, मोदी, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। क्योंकि आपने जब इसको जो वापस लिया ना, तो आप कह रहा ना कि ये तो वापस होगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो वापस हुआ, जनमत के आगे आपको जनमत की बात माननी पड़ी। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, मुझे लगता है कि एक वो डिबेट हो सकती है, क्योंकि
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डैमेज हो गया है, वो जितना डैमेज होना था वो हो गया। अब तो मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल कर लिया है मोदी जी ने। डैमेज और ज़्यादा होता, अगर ये बॉर्डर पे बैठे रहते और चुनाव होता तो डैमेज और ज़्यादा होता। उस डैमेज को, आप जितना डैमेज हुआ शायद वहाँ पे आप रोकने में शायद कामयाब हो जाए। तो डैमेज तो हुआ है, इसको कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जो किसान के मन में, और हो सकता है पंजाब में और हरियाणा के वो किसान उतने आंदोलित न हो, लेकिन इस समय जो आपके, क्योंकि आप तो इमीडिएट देखते हैं ना, आपको लॉन्ग टर्म तो कुछ देखना नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आप वापस आके उसके नाम पे वोट मांगे। आपको तो इमीडिएट कुछ चाहिए। इमीडिएट केवल वोट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में टेनी मिश्रा जी को अगर आपने बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। और किसान जो वेस्टर्न यूपी के या ईस्टर्न यूपी के हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जाती हुई है, लखीमपुर में जिस तरह से टेनी मिश्रा के पुत्र में जैसा कहा जा रहा है, वो आरोपित हैं उसमें कि किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा के उनको मार डाला था, उसमें आप अगर टेनी मिश्रा को निष्कासित नहीं किए हैं तो किसान जरूर लामबंद होकर चुनाव में उसका आपसे जवाब लेगा या देगा, जो भी आप उसको करिए। तो एक तो टेनी मिश्रा की बात हुई। अब दूसरी बात हम लोग कर लें कि क्या न्याय केवल सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि आज दो बड़ी बात हुई। आज सुधा भारद्वाज जी जो करीब 3 वर्ष से ज़्यादा समय से 28 अगस्त 2018 से बंद थी कोरेगांव, अगर आपको याद हो, उसके एल्गार परिषद और ये सब के स्टैन स्वामी की उसमें जानी चली गई। वरवला राव को आप 84 वर्ष की उम्र में, अभी करीब मेरे ख्याल में 6-7 महीने पहले उनको बेल मिली, वो बम्बई से कंडीशनल बेल है। सुधा भारद्वाज जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल इसलिए क्योंकि बेल तो मिल गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन उसके खिलाफ अपील आके जो एनआईए थी वो कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे उनकी बात नहीं मानी और उनकी बेल बरकरार रखी, जिसको डिफ़ॉल्ट बेल या उस तरह का नाम था। दूसरा एक बड़ा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन्वॉल्व फिर से हुआ, अगर आपको याद हो नवंबर 14 को त्रिपुरा में HW न्यूज़, जो मेरे साथ आपने देखा होगा, हम लोग सुजीत नायर साहब का जो HW न्यूज़ नेटवर्क है, उसकी 2 करस्पॉन्डेंट थी, रिपोर्टर्स थी, समृद्धि के सकुनिया और स्वर्णा झा। इन लोगों ने त्रिपुरा में जाके वो जो एक आंदोलन चल रहा था VHP द्वारा, जिसमें ऐसा कहा गया था इन लोगों के से कि VHP ने जाके भी कुछ मस्जिद का नुकसान किया था, कुछ मुसलमानों के दुकान और घर जलाए थे, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट के करने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इनके खिलाफ FIR की थी और इनको 14 नवंबर को इन 2 लड़कियों को, जो एक 20 वर्षीय और एक 24 वर्षीय लड़कियों को, इन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके फिर जमानत हुई, वो एक अपना अलग प्रोसीजर था। फिर HW न्यूज़ की जो मेन एंकर और रिपोर्टर, मतलब नंबर जो अंग्रेजी के सारे वो पढ़ती हैं न्यूज़, आरती गार्गी को मुंबई से त्रिपुरा बुलाया गया कि आप आके यहाँ स्टेटमेंट दीजिए। तो वो सब अगरतला में, मतलब वो सब चलता रहा, हैरेस करने की बात थी। इन सब के अगेंस्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑन ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स लगा दिया, जो भी इस पे अब आगे की कार्रवाई पे सब पे स्टे दिया। और सिर्फ स्टे ही नहीं दिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को इशू नोटिस किया कि 4 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब दीजिए। तीसरा, उन्होंने जो स्टे लगाया है टू एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट HW न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि HW न्यूज़ को भी टारगेट किया जा रहा था। ये मेरे हिसाब से एक लैंडमार्क बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल कोर्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट से मिल ही जाती हैं, लेकिन अब हर चीज़ में बार बार आप सुप्रीम कोर्ट तक आना ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये मैं उस पर कह रहा हूँ कि बहुत पैसा खर्च होता है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ पे
जैसे अगर कोई आपको पिक्चर हॉल, बड़े जगह पिक्चर हॉल दिखाने ले जाए और कहे कि नहीं नहीं देखो पिक्चर का टिकट मैं खरीदूंगा, खाना पीना तुम खिलाना, तो आपको लगेगा खाना पीना। तो वहाँ पॉपकॉर्न जो बाहर 5 रुपए जिसकी कॉस्ट होनी चाहिए 10 रुपए होनी चाहिए, वो भी वहाँ 400 रुपए का मिलता है। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिक कॉस्ट है, जो टाइपिंग है, जो फोटोकॉपी है, जो कोर्ट की फीस है, वो भी बहुत महंगी है। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ये भी देखना चाहिए कि ये हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम दरवाज़ा होगा, अंतिम पायदान होगा जहाँ पे आके न्याय मिले। इसको भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अब जरा हम बात कर लें कि अभी हमारे यहाँ पुतिन जी आए थे। तो क्यों आए थे पुतिन जी? पुतिन जी रशिया के भाई सर्वोच्च पद पे पुतिन जी हमारे यहाँ आए, और वो आए और किसी को पता ही नहीं लगा। 6-7 घंटे के लिए आए, लेकिन मतलब रशिया का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, हवा ही नहीं है, पेपर ने कहीं कुछ लिखा ही नहीं। जो मेरी समझ है, देखिए मुझसे तो पेपर में तो सब लिखा गया कि इस हथियार के लिए आए, अफगानिस्तान के लिए आए, इन्वायरमेंट के लिए आए, तरह तरह की बातें। लेकिन पुतिन जी किस लिए आए, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आपको कुछ मैं फिगर्स आपको बता दूं कि जो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे क्यों आए थे। अब इसका एक ही मेरे ख्याल में कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, जो दुनिया में जो इंपोर्ट किया जा रहा है, नहीं फिर से कर रहे हैं, दुनिया में जो डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, ऑन डिफेंस स्पेंडिंग, उसमें यूएस डॉलर जो है नंबर 1 पे है, 730 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर। उसके बाद नंबर 2 पे चाइना है, 209 बिलियन यूएस डॉलर। और दुनिया के नंबर 3 पे डिफेंस स्पेंडिंग में आपको भी सुन के ताज्जुब होगा, इंडिया है। हमारे यहाँ इतनी परेशानियां हैं खाने पीने की, लेकिन फिर भी डिफेंस स्पेंडिंग में हम नंबर 3 है दुनिया में, 66 बिलियन यूएस डॉलर। हालांकि अमेरिका के मुकाबले एक 10वें हिस्से से भी कम, चीन के मुकाबले 1/3 करीब 1/3 से भी कम, मतलब वो एक चौथाई कह सकते हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये तो हो गई टोटल आप कितना खर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी एक फिगर मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं, या मतलब जिसमें सब कुछ आता है, मिसाइल से लेके जहाज से लेके टैंक से लेके, वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स कौन है, कौन इसका सबसे बड़ा व्यापार करता है, जो एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा नंबर 1 पे, ये 2016-2020 की फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये फिगर एक सिप्री संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके हवाले से कर रहा हूं। 2016 से 20 के बीच में जो टोटल दुनिया का एक्सपोर्ट हुआ है, उसका 37% डिफेंस एक्सपोर्ट का केवल यूएस करता है। नंबर 2 पे रशिया है 20%, नंबर 3 पे फ्रांस है 8.2, नंबर 4 पे जर्मनी है 5.5%, नंबर 5 पे चाइना है 5.2%। ये 5 देश मिलके 76% ऑफ द वर्ल्ड डिफेंस एक्सपोर्ट ये 5 राज्य करते हैं। इनका सबसे बड़ा व्यापार डिफेंस का एक्सपोर्ट है। मतलब लड़ाई हो तभी इनका फायदा है। जैसे इंश्योरेंस वाले नहीं कहते हैं जब कि द बिजनेस ऑफ डेथ इज देयर बिजनेस, क्योंकि वो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं। उसी तरह से उनका बिजनेस डिफेंस है, लड़ाई इनका बिजनेस है। आप लड़ाई होगी तभी इनके हथियार बिकेंगे। इंडिया इस एक्सपोर्ट वाले उसमें 24वें नंबर पे आता है। टोटल दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का 0.2%, 1% नहीं, 0.2% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अब मैं जरा जल्दी से एक फिगर आपको और दे दूं। दुनिया का जो टोटल, वर्ल्ड का जो टोटल इंपोर्ट होता है डिफेंस का, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मैंने बता दिया। इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया 11%, नंबर 2 पे इंडिया 9.5%, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं हमें दुनिया के। नंबर 2 पे इजिप्ट 5.8%, ऑस्ट्रेलिया 5.1% और चाइना 4.7%। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जरा एक चीज ये समझ लिए, 2 फिगर मैं आपको और बता दूं, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी
यूएस के जो मेजर क्लाइंट्स जो हैं, कहाँ कहाँ भेजता है मेजर राष्ट्र, नंबर 1 सऊदी अरेबिया, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 साउथ कोरिया। रशिया के जो मेन जो ग्राहक हैं, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 अल्जीरिया। चाइना के नंबर 1 ग्राहक पाकिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 अल्जीरिया। अब चाइना तो बेचता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया को। इंडिया के जो आपको ना था 24 नंबर पे है 0.2%। इंडिया भी इसके सबसे मेन ग्राहक कौन है? बर्मा 5.4 करोड़ की पॉपुलेशन, श्रीलंका 2.19 करोड़ की पॉपुलेशन नंबर 2 पे, और मॉरिशस 12,70,000 की पॉपुलेशन पे। मतलब हम लोग इनको एक्सपोर्ट करते हैं। मॉरिशस, बर्मा, श्रीलंका, ये हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे सबसे बड़े ग्राहक ये हैं। अब हिंदुस्तान में जो आर्म्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन देता है? नंबर 1 पे रशिया है। इंडिया में नंबर 1 पे रशिया है, 49% टोटल इंपोर्ट्स रशिया करता है। दूसरे नंबर पे फ्रांस 18%, तीसरे नंबर पे इजराइल 13%, और फिर यूएस चौथे नंबर पे। ये फिगर मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई, ये समझाने के लिए कि रशिया के लिए, पुतिन जी के लिए हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है। बड़ा ही नहीं, सबसे मुख्य मार्केट है जहां वो डिपेंड कर रहे हैं। और इंडिया ने हाल के दिनों में अपने को डाइवर्सिफाई किया है, रशिया के अलावा बाकी जगह से भी इंपोर्ट करना शुरू किया। इजराइल से किया है, फ्रांस से किया है, अमेरिका से किया है, और देशों से भी उसने लेना शुरू किया है, इंपोर्ट करना शुरू किया डिफेंस इक्विपमेंट्स। एक समय अगर आपको याद हो 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद रशिया हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल ठीक से खड़ा रहा था। 7 बार उसने वीटो लगाया था जब इंडिया के अगेंस्ट यूएन में आ रहा था कार्रवाई के लिए 71 वॉर के समय। लेकिन वो यूएसएसआर था, अब रशिया है। यूएसएसआर महाशक्ति था, अमेरिका के सामने खड़ा होता था। अब यूएसएसआर महाशक्ति नहीं रह गया है। रशिया अब हैसियत के हिसाब से, ताकत के हिसाब से अब बहुत छोटा हो गया है। अब यूएसए के सामने खड़ा हो गया है चाइना, जो चाइना और यूएस एक ज़माने में एक साथ थे 1971 में, आज वो 2 बड़ी शक्ति के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो पुतिन जी का यहाँ आना सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही कारण था, इट वॉज अ मार्केटिंग एक्सरसाइज। वो यहाँ अपना माल बेचने आए थे और ये कहने आए थे कि भैया हमारा माल भी लेते रहो, इसको कम मत करो, नहीं तो दिक्कत है। क्योंकि रशिया से हमारा इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वो एक अलग इशू है जो किसी और दिन किसी डिफेंस एक्सपर्ट के साथ बात होगी कि रशिया से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना कितना अच्छा कितना ख़राब है, उसके अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।